चाणक्य ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि सत्ता, रणनीति और तेज दिमाग का प्रतीक है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां एक अकेले इंसान ने अपनी सोच और अपनी जिद के दम पर एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रख दी। तो चलिए उनके दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं। अब ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है ना? ये तो लीडरशिप और देश बनाने की वो पहेली है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी उस दौर में थी जब हर तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। तो आज हम चाणक्य को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे उनकी प्रतिज्ञा के बारे में, फिर बात करेंगे कि उनके हिसाब से एक राज्य कैसा होना चाहिए, फिर जानेंगे उनके साम्राज्य के गुप्त हथियार के बारे में, उसके बाद उनके जीवन दर्शन को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उनकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, एक किंग मेकर की प्रतिज्ञा। ये कहानी उस इंसान की है जिसने एक बिखरे हुए देश को एक धागे में पिरो दिया था। जरा सोचिए, आज से कोई 2300 साल पहले का वक्त। सिकंदर की सेना भारत के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और यहां का माहौल कैसा है? पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है जो आपस में ही लड़ रहे हैं। मतलब किसी भी बाहरी ताकत के लिए ये एक खुला मैदान था। और इसी उथल पुथल के बीच एक कमाल के बुद्धिमान ब्राह्मण चाणक्य ने एक ऐसा सपना देखा जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लगता था। एक अखंड, एक शक्तिशाली भारत का सपना। चाणक्य का यह मिशन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये व्यक्तिगत भी था। हुआ यह कि मगध के राजा नंद ने उनकी भरी सभा में बेइज्जती कर दी। इस अपमान ने एक ऐसी आग लगाई कि चाणक्य ने कसम खा ली कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर देते वो अपनी शिखा यानी चोटी नहीं बांध देंगे। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक ऐलान था। और उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। उन्होंने एक आम से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर की काबिलियत को पहचाना, उसे एक शासक के तौर पर तैयार किया और अपनी कूटनीति से नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। और यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसने न सिर्फ भारत को एक किया बल्कि सिकंदर की सेना को भी रोक दिया। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य खड़ा कर देना एक बात है और उसे चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात। इसके लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, एक राज्य की संरचना। चाणक्य ने जो ब्लूप्रिंट दिया उसे कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग मतलब 7 अंग। चाणक्य के लिए राज्य कोई बेजान मशीन नहीं, बल्कि एक जीता जागता शरीर था। और इस शरीर के 7 जरूरी अंग थे जो एक दूसरे पर निर्भर थे। तो ये 7 अंग क्या थे? देखिए, सबसे पहले स्वामी यानी राजा, जो शरीर का सिर है। फिर अमात्य यानी मंत्री, जो प्रशासन की आंखें और कान हैं। फिर जनपद यानी लोग और जमीन, जो शरीर की रीढ़ हैं। उसके बाद दुर्ग यानी किले, जो शरीर की बाहें हैं। कोश यानी खजाना, जो शरीर की ऊर्जा है। दंड यानी सेना, जो मुट्ठी की ताकत है। और आखिर में मित्र यानी सहयोगी देश, जो बाहरी दोस्त हैं। और देखिए, ये सब आपस में ऐसे जुड़े थे कि अगर एक भी अंग कमजोर पड़ जाए तो पूरा का पूरा राज्य ढह सकता था। सोचिए, अगर खजाना खाली हो तो सेना कमजोर हो जाएगी, है ना? और कमजोर सेना मतलब असुरक्षित राज्य। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा था। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, साम्राज्य का गुप्त हथियार। आपको पता है, चाणक्य की असली ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं थी, बल्कि उनका जासूसी नेटवर्क था। कौटिल्य का मानना था कि सबसे बड़ी शक्ति सूचना है, इंफॉर्मेशन है। उनके लिए जासूसी कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं था, ये तो शासन की रीढ़ की हड्डी थी। उनके जासूस ही राजा की आंखें और कान थे, जो बताते थे कि असल में चल क्या रहा है। और उनका तरीका देखिए कितना शानदार था। उन्होंने उन लोगों को जासूस बनाया जिन पर कोई शक ही नहीं कर सकता था, जैसे साधु और सन्यासी जो कहीं भी आ जा सकते थे, व्यापारी जो अपने व्यापार के बहाने खबरें इकट्ठा करते थे, और यहां तक कि आम लोग भी जो अपने मोहल्ले में हो रही बातों पर नजर रखते थे। और इन जासूसों का काम सिर्फ खबरें लाना नहीं था, वो लाई गई खबर को कई अलग अलग जगहों से कंफर्म भी करते थे ताकि कोई गलतफहमी ना हो। इतना ही नहीं, वो दुश्मन के खेमे में अफवाहें फैलाने और उनके प्लान को अंदर से ही चौपट करने का काम भी करते थे। पर चाणक्य की नीतियां सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं थी, उनकी बातें आम जिंदगी में भी उतनी ही काम आती हैं। और यही है हमारा चौथा भाग, युगों के लिए ज्ञान। रिश्तों को लेकर उनका नजरिया कितना साफ था। वो कहते थे कि सच्चा दोस्त वो है जो आपकी जरूरत में, बुरे वक्त में, अकाल या युद्ध जैसी हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ ना छोड़े।
जिंदगी में क्या जरूरी है, इस पर भी उनका नजरिया देखिए। वो कहते थे कि बुरे वक्त के लिए पैसा बचाओ, लेकिन अगर पैसों और परिवार में से किसी एक को चुनना हो तो परिवार को चुनो, और सबसे ऊपर अपनी आत्मा यानी अपने उसूलों को रखो। और विरासत पर उनका ये विचार कितना सुंदर है। वो कहते हैं कि जैसे एक खुशबूदार पेड़ पूरे जंगल को महका देता है, ठीक वैसे ही एक गुणी इंसान पूरे परिवार का नाम रोशन कर देता है। और जब हम उनकी शिक्षा की सोच को देखते हैं और आज की शिक्षा से उसकी तुलना करते हैं तो एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। वो चरित्र, प्रैक्टिकल स्किल्स और समाज के प्रति कर्तव्य पर जोर देते थे, जबकि आज की शिक्षा पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो सिर्फ पैसा कमाने और स्वार्थ पर ध्यान देती है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर कि आज हजारों साल बाद भी चाणक्य की बातें क्यों इतनी मायने रखती हैं। अगर हम चाणक्य से मिली सीख को कुछ पॉइंट्स में समेटें तो वो ये हैं। सुरक्षा के लिए दूर की सोच जरूरी है। एक मजबूत देश के लिए उसके सभी हिस्सों में संतुलन होना जरूरी है। असली शक्ति सही जानकारी से आती है। अच्छी शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि चरित्र बनाने के लिए होती है, और व्यक्तिगत सपनों को समाज की भलाई के साथ जोड़कर चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर चाणक्य ने हमें न सिर्फ एक मजबूत देश बनाने का फॉर्मूला दिया, बल्कि एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने का रास्ता भी दिखाया। उनकी समझ और उनकी बातें वक्त से परे हैं। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन है और दुनिया में इतनी अस्थिरता है, क्या चाणक्य जैसे पुराने रणनीतिकारों का ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।